दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम सभी लोगों को इंतजार था कि आम बजट में मोदी सरकार इनकम टैक्स पेयर्स को, मिडिल क्लास को, सीनियर सिटीजन्स को किस तरह की राहत देती है या फिर झटका देती है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 यानी आज आम बजट 2025 पेश कर दिया है। बजट में मिडिल क्लास पर भरोसा जताया गया है और आम करदाताओं यानी टैक्स पेयर्स को करों के बोझ से राहत दी गई है। तो आम बजट 2025 में मोदी सरकार ने टैक्स पेयर्स को किस तरह से राहत दी है यह हम इस एपिसोड में आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संसद में केंद्रीय बजट 2025-2026 पेश करते हुए सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए करों के स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। करदाताओं को खुशखबरी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय यानी पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर 1 लाख रुपए की औसत आय पर कोई आयकर देना नहीं होगा। 75,000 रुपए की मानक कटौती के कारण वेतनभोगी आयकरदाताओं के लिए सीमा 12,75,000 रुपए की होगी। उन्होंने कहा कि स्लैब दरों में कटौती के कारण मिलने वाले लाभों के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। तो जो नौकरी पेशा नहीं है उनके लिए 12 लाख रुपए सालाना तक पर आयकर छूट है और जो नौकरी पेशा है उनके लिए 12,75,000 रुपए की आय टैक्स फ्री है। सीतारमण ने कहा है कि नई कर संरचना मध्यम वर्ग के लिए व्यापक रूप से करों के बोझ को कम करेगी और उनके हाथों में ज्यादा पैसा उपलब्ध कराएगी, जिससे घरेलू उपयोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। नई कर व्यवस्था के तहत वित्त मंत्री ने करों की दर संरचना में जो संशोधन का प्रस्ताव किया है वह आप भी जान लीजिए। तो 0 से 4 लाख रुपए आय पर टैक्स 0 है। 4 लाख से लेकर के 8 लाख रुपए पर टैक्स 5% है। 8 लाख से 12 लाख रुपए आय पर टैक्स 10% है। 12 लाख से लेकर के 16 लाख रुपए आय पर टैक्स 15% है। 16 लाख से लेकर के 20 लाख रुपए आय पर टैक्स 20% है। 20 से 24 लाख रुपए आय पर टैक्स 25% है। 24 लाख रुपए से अधिक की सालाना आय पर टैक्स 30% है। अब आय के अलग अलग स्तरों के लिए स्लैब दरों में बदलाव और छूट से होने वाले कुल कर लाभ कितना है वह भी जान लीजिए। तो अगर आपकी आय 8 लाख रुपए है तो नए दर के हिसाब से आपको कुल लाभ 30,000 रुपए का होगा। अगर 9 लाख है तो आपको कुल लाभ 40,000 रुपए होगा। अगर इनकम 10 लाख है तो कुल लाभ 50,000 होगा। अगर इनकम 11 लाख है तो कुल लाभ 65,000 रुपए होगा। अगर इनकम 12 लाख है तो कुल लाभ 80,000 रुपए होगा। और अगर इनकम सालाना 16 लाख रुपए है तो आपको कुल लाभ 50,000 रुपए होगा। नई टैक्स व्यवस्था आने वाली है उसके तहत। अगर आपकी सालाना आय 20 लाख रुपए है तो आपको कुल लाभ 90,000 रुपए होगा। और अगर 24 लाख है तो कुल लाभ 1,10,000 होगा। और अगर आपकी सालाना आय 50 लाख रुपए है तो आपको जो नई टैक्स व्यवस्था आने वाली है उसमें 1,10,000 रुपए का लाभ होगा। इसकी जानकारी संसद में निर्मला सीतारमण ने दी। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income
Other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business. Employment and investment. TDS and TCS. Rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. इसके अलावा बजट 2025-2026 में टीडीएस या टीसीएस की दरों को युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 रुपए से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, यानी आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, और अगर आप बैंक में एफडी करते हैं और उससे जो आपको ब्याज मिलता है, यानी जो आपकी ब्याज इनकम होती है, उस पर पहले 50,000 तक ब्याज इनकम पर टीडीएस नहीं लगता था, लेकिन जो नई टैक्स व्यवस्था है उसमें 1 लाख रुपए तक की ब्याज इनकम पर टीडीएस नहीं लगेगा। इसी प्रकार किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2,40,000 रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए प्रस्तावित है प्रति साल। इसके अलावा अब धन प्रेषणों यानी रेमिटेंसेस पर टीसीएस की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है और उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर पैन मामलों पर ही लागू होंगे। विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में विलंब को गैर आपराधिक कर दिया गया है। वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देते हुए 29 अगस्त 2024 को या उसके बाद राष्ट्रीय बचत योजना यानी एनएसएस से किए गए आहरण यानी विड्रॉल पर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है। एनपीएस बात्सल्य खातों के लिए भी ऐसे ही व्यवस्था का प्रस्ताव है। बजट में अब किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए
अद्यतन विवरणी दाखिल करने की समय सीमा को मौजूदा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है। छोटे धर्मार्थ न्यासों या संस्थाओं की पंजीकरण अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष करके ऐसी संस्थाओं के अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में करदाताओं को स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए बिना किसी शर्त की ऐसी 2 संपत्तियों के वार्षिक मूल्य के लाभ की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है बजट 2025-2026 में। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। मोदी सरकार के इस बजट के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। एपिसोड कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।